सुप्रभात। आज हम 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को दोपहर 12:30 बजे उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ। इनके पिता जानकी नाथ बोस अपने समय के विख्यात वकील थे तथा इनकी माता प्रभावती देवी बहुत ही धार्मिक महिला थीं। ये अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई। वहां सभी बच्चों को बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी तथा भारतीयों को बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। 1913 में हाई स्कूल तथा 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण किया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। वहां पर एक अंग्रेजी प्रोफेसर एक कक्षा में क्लास ले रहे थे। कमरे के सामने बरामदे में कुछ भारतीय लड़के आपस में जोर जोर से बात कर रहे थे। इस पर उस अंग्रेज प्रोफेसर ने जोर से डांटते हुए कहा, "यू ब्लैक इंडियन, तुम जंगली हो और जंगली ही रहोगे। तुम्हें कुछ कायदे कानून तो समझ में आते ही नहीं।" इस पर सुभाष के साथ में बैठे सभी साथियों ने प्रिंसिपल से शिकायत किया और माफी मांगने को कहा। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कॉलेज के बच्चों ने हड़ताल किया और अंत में उस प्रोफेसर के सभी लड़कों ने मिलकर पिटाई की। इस सब का जिम्मेदार सुभाष को मानकर प्रिंसिपल ने सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया। 1919 में स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया। इसके साथ ही वे विवेकानंद और अरविंद घोष के दार्शनिक विचारों को समझे और उससे प्रभावित हुए। पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए वे लंदन में आईसीएस की पढ़ाई करने गए और वहीं पर आईसीएस ऑफिसर के पद पर कार्य करने लगे। लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और अपने देश को आजाद कराने के लिए आईसीएस की नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए। यहाँ पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उस समय अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने के लिए गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। सुभाष को गांधी जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुभाष जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हुई। बाद में गांधी जी के विचारों से सहमत न होने के कारण वे बंगाल में चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किए। इस कारण 1921 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 6 माह के लिए कारावास का सजा दिया। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास की स्वराज्य पार्टी में शामिल होने के साथ साथ वे किसान, मजदूर व विद्यार्थी संगठनों से भी जुड़े रहे। ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों के चलते 1925 से 1927 तक उन्हें बर्मा में नजरबंद रखा गया। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1933 में वह यूरोप चले गए और इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। इसी यात्रा के समय उन्हें विश्व युद्ध की चर्चाएं सुनाई देने लगी। 1934 में पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर सुभाष जी भारत लौट आए। सुभाष जी की यह यात्रा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। वे मुसोलिनी, हिटलर, कमाल पाशा जैसे महान लोगों के संपर्क में आए और उनके विचारों से लाभान्वित हुए। 1935 में उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इसके फलस्वरूप उन्हें 1936-37 तक यरबदा जेल में कैद कर दिया गया। तब तक उनकी राजनीतिक प्रसिद्धि बहुत बढ़ चुकी थी। 1938 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हीरपुर गुजरात में हुआ। सुभाष जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, किंतु गांधी जी से वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने शीघ्र ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1939 में वे त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष जी देश को शीघ्रातिशीघ्र आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यह प्रस्ताव रखा कि सरकार को यह चेतावनी दे दी जाए कि वह अगले 6 माह में भारत को आजाद कर दे। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुभाष जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से
त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग वामपंथी विचारधारा वाले दल की स्थापना की। सुभाष द्वारा निरंतर ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता देखकर 27 जुलाई 1940 में बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में इस अन्याय के विरुद्ध अनशन करने पर उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया गया, परंतु उन्हें कोलकाता स्थित घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के कुछ ही दिनों बाद सुभाष जी वेश बदलकर बड़े ही चतुराई से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुंचे और हिटलर से वहां मिले। 27 जनवरी 1941 को उन्होंने बर्लिन रेडियो से अपना भाषण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुली जंग का ऐलान किया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। ब्रिटिश सेना निरंतर अनेक मोर्चे पर पराजित होती जा रही थी। सुभाष ने इस अवसर का लाभ उठाया और जापान में रह रहे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की सहायता से लगभग 60,000 भारतीयों की आजाद हिंद फौज का गठन किया। जुलाई में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा देते हुए अपनी फौज को विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए रवाना किया। 4 फरवरी 1944 को जनरल शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी अद्भुत शौर्य और पराक्रम से भारत में लगभग 20,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु जर्मनी और जापान ने मित्र राष्ट्रों की शक्ति के सामने पराजय स्वीकार करते हुए सुभाष के विजय अभियान को भी विफल कर दिया। फिर भी सुभाष जी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपने देशवासियों को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर संदेश देते हुए आजादी में उनके योगदान को प्रेरित किया। उसमें उन्हें सफलता भी मिली, पर वह पर्याप्त नहीं था। इन्हीं प्रयासों के चलते 17 अगस्त 1945 को सुभाष जी को वायुयान द्वारा सिंगापुर से टोक्यो जा रहे थे। 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। समझ में आ गया होगा। यह प्रमाणिक नहीं है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। जय हिंद, जय भारत।